नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का इंडियन पॉलिटी सीरीज में फंडामेंटल राइट्स में। आज हम कवर करेंगे कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स। तो भारत के संविधान का आर्टिकल 29 और 30 कल्चरल और एजुकेशन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें एम्पावर करता है कि वो अपनी लैंग्वेज कल्चर को प्रिजर्व कर सकें और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकें। तो कई धर्मों के अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, जैसे कि जामिया इस्लामिया है या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है मुस्लिम्स के लिए। तो ये सारे के सारे जो राइट्स हैं ये हमें कहाँ पता चलते हैं? ये पता चलते हैं आर्टिकल 29 में और 30 में। तो ये फंडामेंटल राइट इंश्योर करता है भारत के रिच डाइवर्सिटी को, जो कि सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है हमारी सोसाइटी की जब हम बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इस लेक्चर में हम विस्तार से कल्चरल और एजुकेशन राइट्स को कवर करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और एक और बात, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और बाकी जो फंडामेंटल राइट्स है इंडियन पॉलिटी की वीडियोस हैं वो आपको हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज में मिल जाएगी। तो उसकी प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे, तो उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले एक कंपोजिट सोसाइटी की, कि कंपोजिट सोसाइटी का विजन क्या है। कंपोजिट सोसाइटी होती है एक मिश्रित समाज, एक ऐसा समाज जिसमें अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, परंपराएं या समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन अपनी अपनी पहचान बनाए रखते हैं। अपनी अपनी पहचान भी बना रहे हैं, अपना अपना धर्म, कल्चर सबको मान रहे हैं, लेकिन फिर भी यूनाइटेड हैं, फिर भी एक साथ हैं। ये है कंपोजिट सोसाइटी। तो इसका विजन क्या है? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क को देखते हैं। हमारे भारत के संविधान निर्माता जो थे उन्होंने एम्फेसाइज किया कि जो डाइवर्सिटी है वो सोसाइटी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। कल्चरल एजुकेशन राइट्स जो है हमारे भारत का जो विज़न है कि हम एक कल्चरली कंपोजिट सोसाइटी इस्टेब्लिश करें, उसको ये स्ट्रेंथन करेगा या उसको ये सपोर्ट करेगा, उस विज़न को। एक ऐसा समाज जहाँ पे हर कम्युनिटी थ्राइव करे, ना सिर्फ सर्वाइव करे बल्कि थ्राइव करे। फंडामेंटल राइट्स के स्टेटस की बात करें तो हमारे भारत में आर्टिकल 29 और 30 जो है ये ग्रांट करता है स्टेटस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी गई है लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए। और यहाँ पे कहा गया है कि स्टेट, अब ये स्टेट कौन सी है? जो हमारी आर्टिकल 12 की स्टेट है, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है किसी भी सिटीजन को अपने इन राइट्स को फुलफिल करने के लिए या फिर अपने इन राइट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए सरकार किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। तो सबसे पहले आर्टिकल 29 को समझने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 29 फोकस करता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन। हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। और ये इंश्योर करता है कि इंडियन सिटीजन की हर एक सेक्शन, अलग अलग जो भी हमारे भारत में अलग अलग लोग रहते हैं, उनकी जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व किया जाए। ये अधिकार हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 29 में दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है लैंग्वेज प्रिजर्वेशन। तो ये अधिकार है हर एक भारत के सिटीजन को कि उसकी जो डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस हैं और जो स्क्रिप्ट्स हैं उसे वो कंजर्व कर सकता है। फिर आते हैं कल्चरल प्रोटेक्शन। तो ये भी अधिकार है कि जो यूनिक कल्चरल प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशंस हैं उसको वो मेंटेन कर सकता है। और एजुकेशनल एक्सेस की इक्वल एडमिशन राइट्स मिलेंगे हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, हर भारत के सिटीजन को, हर भारत के नागरिक को। ये बात हुई आर्टिकल 29 की। आर्टिकल 29 क्लोज 1 ये बात करता है राइट टू कंजर्व कल्चर। जो हमारा कल्चर है उसको हम कंजर्व करके रखें। ये सेक्शन इंडियन सिटीजन्स को ये अधिकार देती है कि उनकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और जो कल्चर है उसे वो कंजर्व कर सकते हैं, कंजर्व करके रख सकते हैं। ये दोनों माइनॉरिटीज़ के लिए भी और मेजॉरिटी के लिए, दोनों पॉपुलेशन के लिए, जो माइनॉरिटी में है जो मेजॉरिटी में है, दोनों के ऊपर अप्लाई होता है। इसीलिए यहाँ पे शब्द आया सेक्शन ऑफ इंडियन सिटीजन्स या सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। सेक्शन ऑफ सिटीजन्स का मतलब यहाँ ये हुआ कि ये जो अधिकार है ये माइनॉरिटीज़ के लिए भी है और ये मेजॉरिटी के लिए भी है कि जो भी आपका कल्चर है उसे आप प्रिजर्व कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया है कि ये जो राइट है ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए ही कन्फाइन नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइनॉरिटीज़ को ही बोला जाए कि आप अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रख सकते हो, बल्कि ये मेजॉरिटी के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो हमारी लैंग्वेज प्रिजर्वेशन की एडवोकेसी करना, जैसे कोई लोग बोलते हैं ना कि हिंदी भाषा को प्रिजर्व करो या मराठी को प्रिजर्व करो, तेलुगु को, तमिल को प्रिजर्व करो, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना गया है भी हाँ भाई आप
बोल भी सकते हो, एडवोकेट भी कर सकते हो, प्लस आप इसको कंजर्व भी कर सकते हो, प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन भारत में कुछ समय जो देखा गया कि भाई आप महाराष्ट्र में हो तो मराठी बोलो, कर्नाटक में हो तो हमारी भाषा बोलो, ये सब चीज़ें नहीं हैं। ये उस व्यक्ति के साथ, जिस व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है, जिसको बोला जा रहा है भाई तुम मराठी बोलो, ये बोलो, उस व्यक्ति का जो फंडामेंटल राइट है उसकी वायलेशन है ये। ऐसा नहीं करना है। आप अपने जो लैंग्वेज है उसको कंजर्व, उसको प्रोटेक्ट करने की बात कर सकते हो, उसको एडवोकेट कर सकते हो, लेकिन किसी और के ऊपर थोप नहीं सकते हो। फिर आता है आर्टिकल 29 क्लोज 2, नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन। ये एजुकेशनल राइट बनता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी है यहाँ पे आर्टिकल 29 क्लोज 2 में, जहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है कि किसी भी स्टेट रन या स्टेट एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में किसी की एडमिशन को डिनाई नहीं किया जा सकता है, सिर्फ इसलिए कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज या फिर ऐसे किसी भी कॉम्बिनेशन से आता है। स्टेट रन या स्टेट एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? जो गवर्नमेंट एजुकेशंस हैं। सरकार कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को चलाती है और कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को वो पैसा देती है, जिसको वो डायरेक्टली नहीं चला रही है लेकिन उसको वो पैसा दे रही है। तो जिसको डायरेक्टली चला रही है वो क्या बन गए? स्टेट रन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। और जिसको वो डायरेक्टली नहीं चला रही है लेकिन उसको पैसा दे रही है वो क्या बन गए? स्टेट एडेड। एडेड मतलब मदद करना, तो मदद कर रही है, तो स्टेट एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो जो भी स्टेट रन या स्टेट एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे किसी भी व्यक्ति को जस्ट बिकॉज वो एक पर्टिकुलर रिलीजन से, पर्टिकुलर रेस से, पर्टिकुलर कास्ट से, पर्टिकुलर लैंग्वेज से या फिर ऐसे किसी भी कॉम्बिनेशन से आता है, उसको एडमिशन लेने के लिए मना नहीं किया जा सकता है, डिनाई नहीं किया जा सकता है। ये प्रोहिबिट किया गया है किसके तहत? आर्टिकल 29 क्लोज 2 के तहत। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलनी चाहिए। ये जो प्रोविज़न है ये इंश्योर करता है कि भारत के हर नागरिक को इक्वल एक्सेस मिले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में, और उन्हें अपने बैकग्राउंड या फिर अपनी आइडेंटिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करनी पड़े। उनके साथ किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए अपनी आइडेंटिटी या अपने बैकग्राउंड के बेसिस पे। अब बात करते हैं आर्टिकल 30, जो कि हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें एम्पावर करता है, उन्हें सशक्त करता है। तो आर्टिकल 30 ग्रांट करता है कि भारत के जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं प्लस एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, जो इंश्योर करता है उनके कल्चरल और एजुकेशनल ऑटोनॉमी को। तो जो भी माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने हिसाब से अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। एडमिनिस्टर वो फ्रीली कर सकते हैं। कंप्लीट ऑटोनॉमी वहाँ पे उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, माइनॉरिटीज़ को दी जाएगी, उनको मैनेज करने के लिए भी और ऑपरेट करने के लिए भी जो उनके माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। स्टेट वहाँ पे उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड है कि यहाँ पे स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी। स्टेट को प्रिवेंट किया गया है किसी भी प्रकार के इंटरफेरेंस करने के लिए प्लस उनको एबॉलिश करने के लिए। तो अगर किसी माइनॉरिटी ने कोई अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया है तो स्टेट का मतलब अगेन यहाँ पे मैंने पहले बताया आर्टिकल 12 वाला है, यानी कि जो आपकी गवर्नमेंट है, तो ना तो वो इंटरफेयर कर सकती है ना ही वो उसको एबॉलिश कर सकती है। फिर आता है फाइनेंशियल राइट्स। तो ये जो राइट्स हैं ये इवन स्टेट ओनरशिप और फाइनेंशियल असिस्टेंस तक को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल राइट्स भी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को दिए गए हैं। और फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने की बात आई तो यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करने का अधिकार है ताकि जो कम्युनिटी वैल्यूज़ हैं और जो नीड्स हैं उसकी तरफ रिफ्लेक्ट किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हैं आर्टिकल 30 में जहाँ पे माइनॉरिटीज़ को एम्पावर किया गया है। आर्टिकल 30 क्लोज 1 इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी की बात करता है। तो जितने भी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनके पास अधिकार है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं, एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। और ये जो राइट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्ट करता है कि स्टेट जो है वो प्रॉपर्टी को एक्वायर उनकी नहीं कर सकती है। ये जो प्रोविज़न है ये इंश्योर करता है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं वो अपने कल्चर हेरिटेज को प्रिजर्व करने के साथ ट्रांसमिट भी कर सकें। एक तो हो गया कि वो प्रिजर्व कर रहे हैं, फिर उनके पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको वहाँ पे ट्रांसमिट भी किया जा रहा है, उनको उसके कल्चर के बारे में बताया जा रहा है। किसके माध्यम से ट्रांसमिट होगा और प्रिजर्व होगा? एजुकेशन के माध्यम से। और यहाँ पे कंप्लीट कंट्रोल जो है इंस्टीट्यूशन के एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के ऊपर वो पर्टिकुलर जो माइनॉरिटी है जिसका माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो कर सकती है। फिर आते हैं आर्टिकल 30 क्लोज 2, यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी है एड में, एड यानी मदद में। तो स्टेट की ऑब्लिगेशन है ये, गवर्नमेंट जो है उसको जो इंस्टीट्यूशन है, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उसको
एड भी फेयरली देनी चाहिए, जैसे वो बाकियों को दे रहा है वैसे इसको एड मिलनी चाहिए, पैसा वैसा जो भी है वो सब मिलना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज जब भी आप एड को ग्रांट करो, यानी ऐसा नहीं है कि ये लैंग्वेज के बेसिस पर है या ये रिलीजन के बेसिस पर है तो हम इसको पैसा नहीं देंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते हो, ऐसा स्टेट नहीं कर सकती है। स्टेट माने आर्टिकल 12 वाली स्टेट, ये आर्टिकल 30 क्लोज 2 में लिखा हुआ है। और इक्वल एक्सेस यहाँ पे मिलनी चाहिए, फेयर कंसिडरेशन होनी चाहिए जब भी स्टेट सपोर्ट करने की बात करे, यानी अगर इस इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करना है तो ये उसी बेसिस पे सपोर्ट करना है जैसे बाकी इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट किया जा रहा है। अब हमारे भारत में माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करें, उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। अब ये जो अलग अलग कैटेगरीज हैं इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस है कि स्टेट की रिकॉग्निशन और जो फाइनेंशियल एड उन्हें मिलेगी, पैसा मिलेगा, उसका रिलेशनशिप क्या है। तो सबसे पहले आते हैं रिकॉग्निशन और एड। तो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है स्टेट के द्वारा, और वहाँ पे उनके जितने भी ऑपरेशन और डेवलपमेंट होती है वहाँ पे स्टेट फाइनेंशियल असिस्टेंस भी उन्हें देती है। दूसरे आते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो ना तो स्टेट से किसी प्रकार की रिकॉग्निशन मांग रहे हैं ना वो पैसा मांग रहे हैं, वो कंप्लीट ऑटोनॉमी के साथ एजुकेशनल एक्टिविटीज़, जो भी एजुकेशन एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके माध्यम से जो उनको फंड मिल रहा है, सेल्फ फंडिंग के साथ वो काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। स्टेट ना तो उनको अपने इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज कर रही है और ना ही वो उसको सीख कर रहे हैं और ना ही वो स्टेट से पैसा ले रहे हैं, तो यहाँ कंप्लीट इंडिपेंडेंस है। तीसरा हमारे पास आता है सिलेक्टिव इंगेजमेंट। यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये रिकॉग्निशन सीख कर सकते हैं लेकिन पैसा नहीं मांग रहे हैं कि हमें आपसे मदद नहीं चाहिए, हम बस ये चाहते हैं कि आप हमें रिकॉग्नाइज कर लें। तो यहाँ पार्शियल इंगेजमेंट है स्टेट सिस्टम के बेस के ऊपर अपनी स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से। तो इस प्रकार से ये टाइप्स होते हैं मिनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के, जिन्हें स्टेट रिकॉग्नाइज भी कर रही है प्लस उन्हें पैसा भी दे रही है, एड भी ले रही है। कुछ हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ना तो वो बोल रहे हैं कि स्टेट हमें रिकॉग्नाइज करे, ना ही स्टेट उन्हें पैसा दे रही है, ना स्टेट से वो पैसा मांग रहे हैं। और कुछ हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई हमें रिकॉग्नाइज कर लो लेकिन हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसे वैसे की कमी नहीं है, वो हम अपनी एक्टिविटीज़ से कमा लेंगे। तो ये सिलेक्टिव इंगेजमेंट, कंप्लीट इंडिपेंडेंस और रिकॉग्निशन एंड एड, ये हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशनल माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशंस। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस जो कि रिकॉग्निशन और एड दोनों को सीख कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है। ये इंस्टीट्यूशन रिकॉग्निशन और फाइनेंशियल सपोर्ट दोनों स्टेट से लेते हैं, तो इन्हें गवर्नमेंट की फंडिंग से बेनिफिट तो होता है लेकिन अपनी कल्चरल आइडेंटिटी और माइनॉरिटी कैरेक्टर जो है ये उसको मेंटेन करते हैं, वहां पे किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। ये कैटेगरी उन इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हैं जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होना चाहते हैं लेकिन उसके साथ साथ जो यूनिक एजुकेशनल फिलॉसफी या जो कम्युनिटी वैल्यूज है उन्हें भी प्रिजर्व करना चाहते हैं। फिर कुछ ऐसे हैं जो कंप्लीट ऑटोनॉमी चाहते हैं, ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं, ना तो स्टेट की रिकॉग्निशन चाहिए इनको ना पैसा चाहिए। ये कंप्लीट फ्रीडम को मेंटेन करते हैं अपने करिकुलम डिजाइन में, एडमिशन की पॉलिसीज में और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की स्टेट की इंटरफेरेंस को ये अवॉइड करते हैं, यानी यहाँ अब ऑब्वियसली ये इंडिपेंडेंट है, ना तो ये रिकॉग्निशन मांग रहे हैं ना पैसा मांग रहे हैं, तो स्टेट यहाँ पे इंटरफेयर भी नहीं कर सकती है। तो ये काम कैसे करते हैं? यहाँ पे कम्युनिटी सपोर्ट होती है, डोनेशंस होती हैं और जो एजुकेशनल मिशन से फीस आती है, जैसे जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनसे फीस आ रही है, उससे ये अपने आप को मेंटेन करते हैं और यहाँ पे अपनी जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है उसे ये प्रिजर्व करते हैं। अब सेलेक्टिव इंगेजमेंट की बात करें तो सेलेक्टिवली इंगेज हैं ये स्टेट सिस्टम के साथ। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो या तो बोलेंगे कि हमें रिकॉग्नाइज कर लो या फिर वो बोलेंगे कि हमें पैसा दे दो, लेकिन इसका जो बेसिस होता है वो इनकी प्रायोरिटीज और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। रिकॉग्निशन ओनली का मतलब हुआ कि हम ये चाहते हैं आप हमें रिकॉग्नाइज कर लो। अब हमें रिकॉग्नाइज कर लो, इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि इनका जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है उसको वैलिडेशन मिल जाएगी, लेकिन वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, सेल्फ फंडिंग और कम्युनिटी सपोर्ट से ही काम करेंगे। दूसरा एड ओनली, तो वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, आप हमें एक्सेप्ट नहीं करना है मत करो, लेकिन हमें पैसा देते रहो। तो यहाँ पे फॉर्मल स्टेट रिकॉग्निशन हमें नहीं चाहिए, बस हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस आप देते रहिए और इससे जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमारी मेंटेन रहेगी। अब माइनॉरिटीज़ को समझने का प्रयास करते हैं हमारे भारत में। देखिए ये जो शब्द है माइनॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया गया है, यानी कि संविधान ये नहीं बताता है कि हम माइनॉरिटी मानेंगे किसको। हम बार बार माइनॉरिटीज़ की बात तो कर रहे हैं लेकिन माइनॉरिटी है कौन, ये हमें संविधान ने नहीं बताया है। तो माइनॉरिटी का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ पीपल हु डिफर फ्रॉम द मेजॉरिटी, यानी जो मेजॉरिटी है, ये मान लो ये मेजॉरिटी है
और ये माइनॉरिटी है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो डिफर करते हैं मेजॉरिटी के साथ। अब ये डिफरेंस किस किस चीज़ के बेसिस पे हो सकता है? ये हो सकता है डिफरेंस रिलीजन के बेसिस पे, ये हो सकता है लैंग्वेज के बेसिस पे, ये हो सकता है इथनिसिटी के बेसिस पे। तो जो ग्रुप ऑफ पीपल्स रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे और इथनिसिटी के बेसिस पे थोड़े अलग हैं, वो माइनॉरिटीज़ हैं। पर एक्चुअल में क्या माइनॉरिटी है, ये हमारे संविधान में नहीं बताया गया है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे देश में देखो 18 से 20% मुस्लिम पॉपुलेशन भी माइनॉरिटी है इस हिसाब से, और 2 से 3% जैन पॉपुलेशन भी माइनॉरिटी है। अब अगर आप मान लो कि माइनॉरिटीज़ के लिए आप कुछ कर रहे हो, तो जो 18% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 15 to 18%, उसे भी वो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो 2% बेचारी जैन पॉपुलेशन है, 2 से 3%, उसे भी वो फ़ायदा हो रहा है। तो 2% को ज़्यादा चाहिए फ़ायदा, क्योंकि ये बहुत ही कम पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी फ़ायदे बराबर के हो रहे हैं। तो इसलिए माइनॉरिटीज़ को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, लेकिन वो नहीं है। एक बेसिक सी जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी वो यही है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो मेजॉरिटी है उससे डिफर है, किसके बेसिस पे? रिलीजन, लैंग्वेज और इथनिसिटी के बेसिस पे उसको मान लिया जाएगा कि ये माइनॉरिटी है। फिर माइनॉरिटीज़ हम उन ग्रुप ऑफ पीपल्स को भी मानेंगे जिनके साथ समाज में डिस्क्रिमिनेशन होती है या फिर उनको मार्जिनलाइज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चैलेंजेस को ये फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर करते हैं एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, बाकी एसेंशियल सर्विसेज में। तो यहाँ पे इनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। तो माइनॉरिटी ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे? सबसे पहले आगे रिलीजियस आइडेंटिटी। कुछ ग्रुप्स जिनके जो रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस हैं वो बाकी कम्युनिटी या मेजॉरिटी कम्युनिटी से अलग हैं, उनके कुछ यूनिक स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस और कस्टम्स हैं, तो रिलीजियस माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ या ग्रुप ऑफ पीपल्स जो डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस या डायलेक्ट्स के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, और ये जो लिंग्विस्टिक हेरिटेज है इसे वो अक्रॉस द जनरेशन प्रिजर्व कर रहे हैं। और फिर इथनिक बैकग्राउंड्स आते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ लोग जो इथनिक ओरिजिन्स को शेयर करते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस को शेयर करते हैं या हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस को शेयर करते हैं, और वो ऐसे कल्चरल प्रैक्टिसेस, इथनिक ओरिजिन्स या हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन से अलग हैं, डिस्टिंग्विश हैं, वो क्या बने? इथनिक माइनॉरिटी। तो भारत में माइनॉरिटीज़ कौन कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं? सबसे पहले सोशल मार्जिनलाइजेशन। कुछ ऐसी माइनॉरिटीज़ होती हैं जिनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी से एक्सक्लूड किया जाता है, करने का प्रयास होता है। हालांकि भारत में मुख्यतः ये सब चीज़ें इतनी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जगह यहाँ पे इस प्रकार के केस हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, कल्चर और जो सोशल पार्टिसिपेशन है उनका वो लिमिट हो जाता है। फिर आता है डिस्क्रिमिनेशन। तो उनकी लाइफ के अलग अलग जो स्फेयर्स हैं उसमें सिस्टेमेटिक डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होती है, जो कहीं ना कहीं उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को या डिग्निटी को अफेक्ट करती है। एजुकेशनल बैरियर्स कई कई जगह बनते हैं, तो यहाँ पे लिमिटेड एक्सेस मिलती है क्वालिटी एजुकेशन, जो उनकी डेवलपमेंट को हैम्पर करती है, और फिर अक्रॉस जनरेशन जो एक साइकिल ऑफ डिसएडवांटेज है उसे परपेचुएट भी करती है। एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस की बात करें तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को सिक्योर करना डिफिकल्ट होता है कई कई जगह पे, और करियर में जो एडवांस अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ भी उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस और सोशल मोबिलिटी की वजह से। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो ये सारे पोटेंशियल चैलेंजेस जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ फेस कर रही हैं, इनको बचाने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 29 और 30 आया। अब ये जो मैंने कहा कि ये चैलेंजेस हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि देश में चैलेंजेस हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारे भारत में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। हमारे यहाँ पे इतनी डिस्क्रिमिनेशन धर्म के नाम पे ये नहीं होती है। मतलब आप देखो कई ऐसे मुस्लिम या बाकी धर्मों के लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। ये आर्टिकल 29-30 उस समय बना, 1950 में बना। तो जब भारत के संविधान निर्माताओं ने ये सारी चीज़ें बनाई हैं, तब उन्होंने ये चीज़ें सोची थी कि अच्छा ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हो रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि ये आर्टिकल 29 और 30 अभी आए, ये फंडामेंटल राइट्स अभी डाले गए, भाई देखो माइनॉरिटीज़ के साथ ऐसा हो रहा है और इसलिए हम इन आर्टिकल्स को डाल देते हैं। ऐसा नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि उस समय जब भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया, फंडामेंटल राइट्स लिख रहे थे, तब उन्होंने ये चीज़ें सोची कि ऐसा हो सकता है। इसलिए यहाँ पे पहले ही आर्टिकल 29 और 30 डाल दिया गया, ताकि जो राइट और डिग्निटी है उसको इंश्योर किया जा सके। तो ये प्रोविजंस कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ को सेफ गार्ड करते हैं कि उनको डिस्क्रिमिनेशन से बचाया जा सके, कल्चरल आइडेंटिटी जो है उसको प्रिजर्व किया जा सके, उनको एम्पावर किया जा सके, ताकि भारत की जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है उसमें वो फुल्ली पार्टिसिपेट कर सकें। अब यहाँ पे हम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को देखते हैं कि जुडिशरी इन आर्टिकल्स को या इन राइट्स को कैसे इंटरप्रेट करती है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड किया है क्रूशियल इंटरप्रिटेशन, जहाँ पे आर्टिकल 29 के राइट्स को क्लैरिफाई किया गया, और यहाँ पे मिनॉरिटीज़ जो हैं
उसके बियॉन्ड इस आर्टिकल को एक्सटेंड किया गया है, जो हमने पहले भी देख लिया। फिर लीगल प्रोटेक्शन की बात करें तो लैंग्वेज प्रिजर्वेशन के लिए एडवोकेट किया जा सकता है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना गया है। इलेक्टोरल लॉ के तहत इसको करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पॉलिटिशियन अपनी लैंग्वेज की प्रिजर्वेशन की बात करे तो उसको ये नहीं माना जाएगा कि इलेक्टोरल लॉ के तहत ये करप्ट प्रैक्टिस है, कि भैया ये तो अपनी भाषा को आगे रख रहा है, इसको ऐसा नहीं माना जा सकता। ये संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और यहाँ पे बैलेंस्ड अप्रोच की बात हुई है कि जो नेशनल इंटीग्रेशन और मिनॉरिटी राइट्स हैं उनको बैलेंस करने का प्रयास किया जाए, ताकि डाइवर्सिटी और यूनिटी दोनों में हार्मनी इंश्योर की जा सके। डाइवर्सिटी देश की स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस नहीं है, ये सोर्स है इमेंस स्ट्रेंथ का और रिचनेस का। कल्चरल इनोवेशन होती है यहाँ पे जो अलग अलग डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स होते हैं वो क्रिएटिविटी को ड्राइव करते हैं। रिच हेरिटेज है, ये मल्टीपल ट्रेडिशन सोसाइटी को इनरिच करते हैं। सोशल प्रोग्रेस की बात करें तो डेवलपमेंट को ये प्रमोट करती है। इंक्लूजन, जब अलग अलग धर्म, जाति और जो लैंग्वेजेस के लोग हैं, इथनिसिटी के लोग हैं, रेस के लोग हैं, वो साथ में आते हैं तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को भी स्ट्रेंथ मिलती है। यहाँ पे डेवलपमेंट भी प्रमोट होती है इंक्लूजन की वजह से। हार्मोनियस सोसाइटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो पीस को इंश्योर करती है। तो सारों को एक दूसरे के धर्म, कल्चर, लैंग्वेज, इन सारों का सम्मान होना चाहिए। फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो शांति से डिफरेंट कल्चर्स को एग्जिस्ट कर रहे हैं भारत में, और छोट-मोट अगर घटनाएं हो भी जाएं थोड़ी बहुत तो अलग बातें हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हम शांति से ही रह रहे हैं। तो इसका इंडियन सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट क्या है? आर्टिकल 29 जो है वो भारत के हर सिटीजन के कल्चरल और लिंग्विस्टिक राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। 30 जो है वो एम्पावर करता है मिनॉरिटीज़ को कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं, एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। तो हमारे भारत में 1000 से ज़्यादा माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो पूरे भारत में ऑपरेट कर रहे हैं। की टेक अवेज क्या है? फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिली है आर्टिकल 29 और 30 के माध्यम से कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स को, और माइनॉरिटीज़ को इंश्योर किया गया है कि वो अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेशन की यहाँ पे गारंटी दी गई है। एजुकेशनल एक्सेस और स्टेट एड में किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। तो सिटीजन्स को रिगार्डलेस कि कौन से धर्म, लैंग्वेज या एथनिसिटी से आते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। डाइवर्सिटी एक स्ट्रेंथ है, भारत की डाइवर्सिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क रिकॉग्नाइज करता है, इसको सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ की तरह देखा जाता है, और यह नेशनल प्रोग्रेस में भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, तो मिनॉरिटीज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंटली अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये है दोस्तों कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स। बाकी फंडामेंटल राइट्स को अगर आपने देखना है तो जाइए मेरी इंडियन पॉलिटी के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को जरूर देखिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, इसलिए एक बार हमारे चैनल को जरूर चेक कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम को और व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे ही करंट अफेयर, जीके और जीके ट्रिक्स की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।